तो फिर हम पाकिस्तानियों को चाहे पत्ते खाने पड़े, चाहे घास खानी पड़े, यहाँ तक कि चाहे भूखा सोना पड़े, मगर हम अपना एटम बॉम्ब हासिल करके रहेंगे। वहीं पाकिस्तान में आज उनके लोग अपनी गवर्नमेंट से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या हम दाल रोटी छोड़कर तुम्हारे बनाए न्यूक्लियर वेपन्स को खाएं। वैसे पाकिस्तान के लोग फिजिकल मैथ के मामले में तो ब्रिलियंट है, मतलब अनमैचेबल। और पीएम जो है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब, वो वही काम कर रहे हैं जिसमें वो हमेशा से माहिर रहे हैं। अल्लाह के नाम पे दे दे। वह लूट कौन रहा था पाकिस्तान को? भाई हर कोई लूट रहा था। क्या इनका ब्यूरोक्रेट, क्या इनके पॉलिटिशियन, और क्या इनकी वो कहते हैं ना अजीमो शान आर्मी। भाई मतलब ये हो क्या रहा है कि रहते ये लोग पाकिस्तान में हैं, काम ये लोग पाकिस्तान में करते हैं, जीडीपी की वहां की बैंड बजी हुई है, और ये लोग रातों रात अरबोपति बन रहे हैं। बट वो कहते हैं ना बकरा कटेगा सब में बटेगा। पाकिस्तान का वही हाल है। नमस्कार दोस्तों, इनसे मिलिए जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो। वैसे तो भाई साहब पाकिस्तान के 9th प्राइम मिनिस्टर थे, बट इनमें एक खासियत थी, ये भविष्य देख लेते थे। क्योंकि तकरीबन 50 साल पहले की गई इनकी प्रेडिक्शन आज बिल्कुल सच साबित हो रही है। भुट्टो साहब ने कहा था कि अगर इंडिया अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है तो फिर हम पाकिस्तानियों को चाहे पत्ते खाने पड़े, चाहे घास खानी पड़े, यहाँ तक कि चाहे भूखा सोना पड़े, मगर हम अपना एटम बॉम्ब हासिल करके रहेंगे। वेल, इंडिया ने एटम बॉम्ब तो बनाया ही, साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनाया। वहीं पाकिस्तान में आज उनके लोग अपनी गवर्नमेंट से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या हम दाल रोटी छोड़कर तुम्हारे बनाए न्यूक्लियर वेपन्स को खाएं। वेल, भुट्टो साहब की तरह ही इंडिया में भी एक ऐसे दूरदर्शी हैं जो लगातार पाकिस्तान के 4 हिस्सों में डिवाइड होने की प्रेडिक्शन करते आए हैं कि हम पाकिस्तान को 4 टुकड़ा करते हैं। 4 टुकड़ा करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। But breaking Pakistan into 4 to be our long-term strategic objective. पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करने तक हमें रुकना नहीं चाहिए। तो एक बार हमने 2 टुकड़ा किया, इस बार 4 टुकड़ा, अगले बार 8 टुकड़ा। वेल, मेरे पाकिस्तानी भाई नाराज ना हो और इसे इंडिया की कोई साजिश ना समझें, क्योंकि कुछ ऐसी ही बात आपके अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नियाजी ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। देखिए, पाकिस्तान की जो आज सिचुएशन है उसे एनालाइज करने के लिए 3 पैरामीटर्स को कंसीडर करना जरूरी है। पहला है डेट यानी कि उधारी, दूसरा है इन्फ्लेशन यानी महंगाई, और तीसरा है फॉरेक्स रिजर्व्स। फॉरेक्स रिजर्व के बारे में जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि फॉरेक्स रिजर्व वो फॉरेन करेंसी होती है जो किसी भी देश का सेंट्रल बैंक अपने पास होल्ड करके रखता है ताकि वो उस देश में बाहर के देशों से चीज़ें इंपोर्ट कर सके। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप इनसे मिलिए। ये हैं जनाब शब्बार ज़ैदी, जो कि फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के। इन भाई साहब ने दिसंबर 2021 में ये कहा था कि पाकिस्तान इज बैंकरप्ट और पाकिस्तानियों के लिए यही बेहतर होगा कि वो इस सच्चाई को अपना लें। अगर हम पिछले 25 साल के डेटा को एनालाइज करें तो ये पता चलता है कि पाकिस्तान का डेट यानी कि उधार जो है वो हर 5 साल में दुगना हो जाता है। साल 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब पाकिस्तान में मिलिट्री कू करके कंट्रोल अपने हाथों में लिया था, उस टाइम पाकिस्तान का डेट 3.06 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस था। यही डेट 2008 में जब पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो बढ़कर 6.07 ट्रिलियन हो जाता है। और 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आती है तो पिछली गवर्नमेंट उनके लिए 16.07 ट्रिलियन का डेट छोड़ के जाती है। और सारे रिकॉर्ड तो तोड़ते हैं जनाब इमरान खान आकर, जब उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पाकिस्तान के डेट को बढ़ाकर 62.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस का बना देती हैं। तो जहां पाकिस्तान का डेट 14% पर एनम के रेट से बढ़ रहा था, वहीं पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ 3% पर एनम के रेट से ग्रो कर रही थी। वैसे पाकिस्तान के लोग फिजिकल मैथ के मामले में तो ब्रिलियंट है, मतलब अनमैचेबल। फाइनेंशियल ईयर 2023 के बजट एस्टिमेट्स में पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो अपने रेवेन्यू या कह लीजिए जो अर्निंग फिगर्स हैं उसे एस्टिमेट करती है 5.03 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस पर, और सेम साल में जो उधार पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने चुकाना है या जो डेट सर्विस करना है उसे वो कैलकुलेट करते हैं 3.95 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस पर। बट इंटरेस्ट रेट 300 बेसिस पॉइंट्स बढ़ने की वजह से पाकिस्तान को जो अब डेट चुकाना होगा वो होगा 5.02 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस। मतलब कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास अपने हाथ में कोई रेवेन्यू नहीं बचेगा और उनका डिफेंस बजट, डेवलपमेंट के खर्चे, गवर्नमेंट को चलाने के खर्चे वो सब उधार लेके ही होंगे। दोस्तों, इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये भी है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपना बजट फॉर्मुलेट जो है वो किन फिगर्स पे किया। देखिए, पाकिस्तान का जब बजट फॉर्मुलेट हुआ
उस टाइम पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी का रेट डॉलर के अगेंस्ट 183 रुपीस पे कैलकुलेट किया, जबकि एक्चुअली वो करेंसी रेट जो है वो 210 का लेवल पार कर चुका था। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपना इन्फ्लेशन रेट जो है वो कैलकुलेट किया 11.4% पे, बट एक्चुअली वो इन्फ्लेशन रेट 13% पार कर चुका था। इसके अलावा पाकिस्तान का बजट डिपेंड करता है 5% की ग्रोथ रेट पे, बट इन रियलिटी पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 2% से कम पे जा रहा है। दोस्तों, ग्राउंड रियलिटी ये है कि पिछले साल पाकिस्तान में 20 किलो आटे का बोरा जो तकरीबन 1165 रुपए का बिक रहा था, वही आटे का बोरा आज की डेट में 1737 रुपए से ऊपर बिक रहा है। और प्याज जो 40 रुपए किलो था वो आज 231 रुपए से ऊपर बिक रहा है। न्यूली बॉर्न बच्चों को दूध नहीं मिल रहा क्योंकि दूध जो है वो तकरीबन 150 रुपए से लेकर 250 रुपए तक बिक रहा है। अस्पताल में दवाइयाँ खत्म हो रही हैं, इंडस्ट्रीज अपना काम रोक रही हैं क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है। और पीएम जो है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब, वो वही काम कर रहे हैं जिसमें वो हमेशा से माहिर रहे हैं। अल्लाह के नाम पे दे दो। देखिए, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो मेनली इंपोर्ट डिपेंडेंट है, मतलब पाकिस्तान इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। 2021 के फिगर अगर हम देखेंगे तो ये भी पता चलता है कि जहां पाकिस्तान ने तकरीबन $70 बिलियन के इंपोर्ट्स किए, उसके कंपैरेटिवली सिर्फ आधे यानी कि $35 बिलियन के ही एक्सपोर्ट्स किए। अब इससे ये भी क्लियर होता है कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो मेनली काम करती है इंपोर्ट किए गए रॉ मटेरियल पे। अब इंपोर्ट रॉ मटेरियल करना है तो पाकिस्तान को अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को भी मेंटेन करना पड़ेगा, बट आज की डेट में पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व $3 बिलियन से भी नीचे चले गए हैं। मतलब कि हार्डली 1 या 2 हफ्ते के बाद पाकिस्तान के पास अपने इंपोर्ट करने के लिए कोई पैसा नहीं बचेगा और अल्टीमेटली इनकी इंडस्ट्रीज जो है वो टोटली बंद हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है कि जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है वो होता है टेक्सटाइल का, और टेक्सटाइल बनाने के लिए पाकिस्तान को चाहिए कॉटन। बट रिसेंट जो फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में, उन्होंने वहाँ की कॉटन क्रॉप को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उस इंडस्ट्री को भी रन करवाने के लिए पाकिस्तान को मेनली चाहिए इंपोर्ट किया हुआ कॉटन, बट फॉरेक्स रिजर्व्स गिरने की वजह से पाकिस्तान कॉटन भी नहीं मंगवा पाएगा और अल्टीमेटली जो एक सिंगल इंडस्ट्री थी जिसके ऊपर पाकिस्तान अपने एक्सपोर्ट्स को थ्राइव कर रहा था, वो इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी। अब ऐसी हालत में IMF का कोई पैकेज अगर पाकिस्तान को मिलता भी है तो उससे सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी का लाइफ सपोर्ट बढ़ेगा, बट रहेगी पाकिस्तान की इकोनॉमी तब भी ICU में ही। यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है कि आखिरकार पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी हुई कैसे, क्योंकि तकरीबन 1960 से लेके 1990 का जो वक्त था, उस टाइम पे पाकिस्तान की इकोनॉमी साउथ एशिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी और 1980s में तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से तेज ग्रो कर रही थी। ये टाइम पीरियड US और सोवियत के बीच में कोल्ड वॉर का भी था और पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल लोकेशन की वजह से US ने पाकिस्तान को फंड करना स्टार्ट किया ताकि वो अफगानिस्तान में सोवियत्स के अगेंस्ट पाकिस्तानियों को और उनके जिहादियों को यूज कर सके। दोस्तों, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल लोकेशन का फायदा पाकिस्तान को 9/11 टेरर अटैक्स के बाद फिर से हुआ, क्योंकि अब यूनाइटेड स्टेट्स अफगानिस्तान में अपने मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करने लगा था, जिसकी वजह से उसे पाकिस्तान की ज़रूरत थी और इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान को हैवी एड्स और लोन्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए। और हुआ ये, देखते ही देखते पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो एक रेंटियर इकोनॉमी में या कह लीजिए एक एड डिपेंडेंट इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई। अब क्योंकि बाहर से फॉरेन लोन्स और एड्स तो आ रही थी, तो इसीलिए पाकिस्तान की लीडरशिप जो है उसे कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला के अपनी इकोनॉमी जो है उसे फिक्स कर सके। वैसे पाकिस्तानियों को ये एहसास होना चाहिए कि जो भी सिचुएशन वो आज फेस कर रहे हैं वो कोई रातों रात पैदा हुई सिचुएशन नहीं है, बट 40 से 50 साल की हुई सिस्टमैटिक लूट का नतीजा है। लूट कौन रहा था पाकिस्तान को? भाई हर कोई लूट रहा था। क्या इनका ब्यूरोक्रेट, क्या इनके पॉलिटिशियन और क्या इनकी वो कहते हैं ना अजीमो शान आर्मी। अब इनके पिछले आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा जी की बात करें तो एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली बाजवा फैमिली पिछले 6 साल में 12.7 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस से भी ज्यादा के एसेट्स बना चुकी है। अब जनरल बाजवा की धर्मपत्नी आयशा अमजद जी 2016 तक वो कोई एसेट डिक्लेयर नहीं करती, बट 2021 की अपनी स्टेटमेंट्स में
वो अपने एसेट जो डिक्लेयर करती हैं उनकी वैल्यू होती है 2.2 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस की। बात करें इनकी बहुरानी महनूज सबीर की, तो मैडम के डिक्लेयर्ड एसेट अक्टूबर 2018 तक जीरो थे, बट अगले ही महीने बाजवा के बेटे से इनकी शादी होने से जस्ट पहले मैडम के एसेट्स 1 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस से भी ज्यादा हो जाते हैं। भाई मतलब ये हो क्या रहा है कि रहते ये लोग पाकिस्तान में है, काम ये लोग पाकिस्तान में करते हैं, जीडीपी की वहां की बैंड बजी हुई है और ये लोग रातों रात अरबोपति बन रहे हैं। बट वो कहते हैं ना, बकरा कटेगा सब में बटेगा। पाकिस्तान का वही हाल है, क्योंकि जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आती है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस रिपोर्ट का एक्सेस ब्लॉक कर देती है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये जानने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि कैसे बाजवा और उसकी कंपनी रातों रात बिलियनर्स बन गए, बट उनको ये ज्यादा इंटरेस्ट है जानने में कि ये रिपोर्ट लीक कैसे हुई। इसके अलावा बात सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की गई लूट की नहीं है, बट लेजिटिमेटली भी पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के टोटल बजट का 25% हिस्सा खा रही है और तकरीबन 26.5 बिलियन डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान की आर्मी कमाती है अपनी अलग अलग फाउंडेशंस के थ्रू, और जिनके लिए वो कोई भी टैक्स नहीं भरती। बट दोस्तों, इवन IMF को ये रियलाइजेशन हो गई है कि जब तक पाकिस्तान अपने अंदर किसी तरह का डिसिप्लिन नहीं लाता, तब तक पाकिस्तान को किसी तरह का एड पैकेज देने का कोई मतलब नहीं बनता। और पाकिस्तान में लेवल ऑफ करप्शन तो इस हद तक हो गया है कि जो इनके देश में अभी रिसेंटली फ्लड्स आए थे और उन फ्लड्स के अगेंस्ट जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने दुनिया भर में घूम घूम के एड इकट्ठा किया, उस एड का भी आज कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा। इसीलिए इस बार पाकिस्तान को बेल आउट करने के लिए IMF ने कुछ प्री कंडीशंस रखी हैं, जिसमें से 2 कंडीशंस फुलफिल करना पाकिस्तान के लिए नियर टू इम्पॉसिबल है। पहली कंडीशन है पाकिस्तान के डिफेंस बजट को 10 से 20% पर एनम तक कम करना। बट एक ऐसा देश जहां पे पॉलिसी डिसीजंस वहां की सिविलियन लीडरशिप की जगह वहां की मिलिट्री लेती हो, ऐसे देश में ऐसी कंडीशन को फुलफिल करना गॉड नोस कैसे होगा। सेकंड कंडीशन तो फर्स्ट कंडीशन से भी ज्यादा टफ है, क्योंकि IMF ने डिमांड किया है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स के एसेट्स को डिक्लेयर करे। अब आप खुद सोचिए, जिस देश में एलीट क्लास के लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स तक ऑनेस्टली पे ना करें, वो लोग पब्लिकली अपने एसेट्स को डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हमाम में तो सब नंगे हैं। वैसे अभी तक जितनी हमने सिचुएशन एनालाइज की है, हम कह सकते हैं कि जल्दी हो सकता है पाकिस्तान पूरी तरह बैंकरप्ट हो जाए और यहां तक कि पाकिस्तान को सिविल वॉर झेलनी पड़े और मे बी पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बढ़ जाए। अब ऐसी कंडीशन में इंटरनेशनल कम्युनिटी ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि ऐसे देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स रहें। ऐसी कंडीशन में इंटरनेशनल कम्युनिटी हर एफर्ट करेगी पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करने का, और पाकिस्तान को भी कंसेशंस लेने के लिए हो सकता है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को उसी तरह से सरेंडर करना पड़े जैसा 90s के टाइम पे यूक्रेन को करना पड़ा था। और जो पाकिस्तानी भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो मुझसे नाराज मत होना, क्योंकि आपके अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन रिकॉर्ड यही बात कह चुके हैं। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं, इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की जाता है। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ये जानती है कि पाकिस्तान में TTP जैसे टेरर आउटफिट्स का कितना स्ट्रांग होल्ड है, और ट्राइबल एरियाज में तो इन टेरर आउटफिट्स ने अपनी गवर्नमेंट ही अनाउंस कर दी है। अब अगर ऐसे में कल को पाकिस्तान की डिवीजन होती है और पाकिस्तान का एक भी न्यूक्लियर वेपन अगर ऐसे किसी टेरर आउटफिट के हाथ लगता है, तो फिर वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट होगा। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान यही डर दिखाकर इंटरनेशनल कम्युनिटी से पैसा भी ऐंठता रहा है। बट इस टाइम सिचुएशन अलग है, क्योंकि कोविड-19 और रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद ग्लोबल इकोनॉमी ऑलरेडी वीक है और एक ग्लोबल रिसेशन का खतरा बहुत हाई है। लास्टली मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान ऑलरेडी ICU में है और एक IMF का बेल आउट पैकेज उसे सिर्फ कुछ दिनों की और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ना कि उसका परमानेंट इलाज करेगा। वीडियो अगर आपको एजुकेटिव और एंटरटेनिंग लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।